आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विरोधाभास की बात करने वाले हैं जो हर तरफ मौजूद है, लेकिन हम अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारी पृथ्वी बस स्वाभाविक रूप से बूढ़ी हो रही है? जी नहीं, सच तो ये है कि इंसानों द्वारा उसे समय से पहले बूढ़ा होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज हम मशहूर कवयित्री निर्मला पुतुल की एक बेहद गहरी और मार्मिक कविता बूढ़ी पृथ्वी का दुख के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। इस कविता में पृथ्वी की हालत को एक मेडिकल और भावनात्मक नजरिए से देखा गया है, और सच मानिए ये नजरिया बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर का रोड मैप क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे पृथ्वी के अप्राकृतिक बुढ़ापे को समझने से। फिर हम बात करेंगे पेड़ों की खामोश चीख की, अंधेरे में रोती नदियों की, पहाड़ों की टूटती समाधि की और खून की उल्टियां करती हवा की। और अंत में हम अपने उस अनदेखे पिछवाड़े यानी बैकयार्ड की जांच करेंगे जिसे हमने बिल्कुल भुला दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, पृथ्वी का अप्राकृतिक बुढ़ापा। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कवयित्री ने मानवीकरण अलंकार यानी पर्सोनिफिकेशन का बड़े ही प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया है। मानवीकरण अलंकार साहित्य की वो तकनीक है जहाँ प्रकृति की निर्जीव चीज़ों में इंसानी भावनाओं और दर्द को दिखाया जाता है। निर्मला पुतुल ने ठीक ऐसा ही किया है। उन्होंने पृथ्वी को बुखार, अंगों के कटने और भयंकर बीमारियों जैसी मेडिकल शब्दावली दी है। इससे होता ये है कि हमारे अंदर सीधे तौर पर पृथ्वी के प्रति एक गहरी सहानुभूति पैदा होती है। देखिए, जब एक इंसान बूढ़ा होता है तो उसके शरीर के अंगों का कमजोर होना एक एकदम नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इंसान के इस प्राकृतिक बुढ़ापे और पृथ्वी के जबरन बुढ़ापे में जमीन आसमान का फर्क है। इंसान धीरे धीरे समय के साथ कमजोर होता है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ पानी, हवा और जंगलों का इतनी तेजी से विनाश किया जा रहा है कि पृथ्वी समय से पहले ही जर्जर हो रही है। और सबसे अहम बात, ये सब कोई बाहर से आया एलियन नहीं कर रहा है। इसके लिए 100% सिर्फ और सिर्फ इंसान जिम्मेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पेड़ों की खामोश चीख। अब हम पृथ्वी के पहले अंग यानी हमारे पेड़ों की बात करते हैं। विकास के नाम पर इन पेड़ों के साथ जो हो रहा है वो किसी भयानक डरावने सपने से कम नहीं है। और ये एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है, क्या हमने कभी पेड़ों को डर के मारे रोते या चीखते हुए सुना है? ये सवाल हमारे इकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस यानी पर्यावरण के प्रति हमारे अंधेपन पर सीधा वार करता है। कविता की ये लाइनें जरा ध्यान से सुनिए। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ी के भय से पेड़ों की चीत्कार? यहाँ एक ऐसा डरावना दृश्य सामने आता है जहाँ पेड़ भी इंसानों की तरह बुरे सपने देख रहे हैं। वो सपने में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी देखते हैं और अपने हिंसक अंत के बारे में सोचकर बुरी तरह कांप उठते हैं। और सोचिए, जब सच में वो कुल्हाड़ी चलती है तो क्या होता है? ये विजुअल बहुत ही पावरफुल है। जब एक पेड़ को काटा जाता है तो उसकी कांपती और हिलती हुई टहनियां बिल्कुल उन हजारों इंसानी हाथों की तरह लगती हैं जो खौफ में मदद के लिए छटपटा रहे हों। एक जोरदार धम की आवाज के साथ पेड़ के गिरने से ठीक पहले वो टहनियां मानो आखिरी बार अपनी जान की भीख मांग रही होती हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अंधेरे में रोती नदियां। पेड़ों के बाद जरा दुनिया की नदियों के गहरे शोक के बारे में सोचिए। क्या नदियां सच में अंधेरे में अपना मुंह छिपाकर रोती हैं? इस तुलना पर गौर कीजिए। जब कोई इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और अपना दुख किसी से बांट नहीं पाता, तो वो क्या करता है? वो रात के अंधेरे में अकेले में अपना मुंह छिपाकर सिसकता है। आज नदियों की हालत बिल्कुल वैसी ही हो चुकी है। कवयित्री लिखती हैं, सुना है कभी रात के सन्नाटे में मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां। ये लाइन सच में बहुत डरावनी और मार्मिक है। नदियां हमें बिना किसी स्वार्थ के अपना पानी देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ फल देते हैं। लेकिन इसके बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं? सिर्फ भयंकर प्रदूषण और अंतहीन कष्ट। और ये बात हमारे इंसानी पाखंड को पूरी तरह बेनकाब कर देती है। एक ही नदी के दो किनारे देखिए। एक तरफ जानवर धोए जा रहे हैं, साबुन से कपड़े रगड़े जा रहे हैं और कारखानों का जहरीला कचरा सीधा पानी में बहाया जा रहा है। और उसी नदी के दूसरे किनारे पर उसी पानी को प्यास बुझाने और देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए पवित्र माना जा रहा है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमारे गहरे स्वार्थ को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, पहाड़ों की टूटती समाधि।
अब जरा पहाड़ों पर ध्यान देते हैं। पहाड़ हमेशा से अपनी राजसी, शांत और स्थिर मौजूदगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी इस शांति को हम कितनी बेरहमी से भंग कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक विशालकाय पहाड़ जो सदियों से गहरी मौन समाधि में बैठा है, अचानक भारी विस्फोटकों से उसकी उस शांति को तार तार कर दिया जाता है। उस विशाल पहाड़ को इस तरह हिलाने के लिए कितनी भयानक हिंसा की जरूरत पड़ती होगी। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरी में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। ये पंक्ति हमें इस भयानक सच्चाई से रूबरू कराती है कि जब पहाड़ों को तोड़ा जाता है तो वो महज पत्थर नहीं टूटते, वो दरअसल प्रकृति की चीखें होती हैं जिन्हें हम अक्सर अपने विकास की दौड़ में अनसुना कर देते हैं। पहाड़ों के विनाश की ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही तेज और क्रूर है। अचानक डायनामाइट लगाकर उनकी मौन समाधि तोड़ दी जाती है, उन्हें सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल के लिए बेरहमी से उड़ा दिया जाता है, और जब पहाड़ का सीना छलनी होता है तो उसका मलबा दूर दूर तक छिटक जाता है। ये कितनी अजीब विडंबना है ना। अपने छोटे से अस्थायी घर बनाने के लिए हम प्रकृति के सबसे मजबूत और स्थायी ढांचे को चकनाचूर कर रहे हैं। चलिए अब 5वें हिस्से पर नजर डालते हैं, खून की उल्टियां करती हवा। अब हम पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण जीवन देने वाले तत्व यानी हवा की बात करेंगे, और इसका जो टर्मिनल डायग्नोसिस सामने आया है वो हिला देने वाला है। एक सवाल जो किसी को भी बेचैन कर सकता है, क्या हमने कभी हवा को खून की उल्टियां करते देखा है? ये सवाल जानबूझकर इतना शॉकिंग रखा गया है ताकि पर्यावरण की बीमारी की गंभीरता का एहसास हो सके। कविता में पूछा गया है, खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को? कवयित्री ने वायु प्रदूषण जैसे एक न दिखने वाले खतरे को एक भयानक और दिखाई देने वाली बीमारी में बदल दिया है। मेडिकली सोचें तो जब कोई इंसान खून की उल्टी करता है तो इसका मतलब है कि स्थिति बहुत ही क्रिटिकल और जानलेवा हो चुकी है। असल में हवा को एक तरह का लाक्षणिक ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो गया है। कारखानों की विशाल चिमनियां, अनगिनत गाड़ियों का जहरीला धुआं और दम घोंटू प्रदूषण, इन सब ने मिलकर हवा के फेफड़ों को इतना बीमार कर दिया है कि वो खून की उल्टियां करने पर मजबूर हैं। और कड़वा सच ये है कि ये जहरीला माहौल इंसानों ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी भाग पर, हमारा अनदेखा पिछवाड़ा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अब वक्त है इस व्यापक बीमारी के असली कारण को समझने का। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति यानी कंज्यूमरिस्ट टेंडेंसी। ये हमारी वो आदत है जहां हम सिर्फ अपने फायदे के लिए संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, हमें भविष्य की कोई परवाह नहीं होती। सच तो ये है कि यही स्वार्थी विकास और हमारा लालच ही वो असली पैथोजन है जो इस पूरी पृथ्वी को बीमार कर रहा है। ये अंतर हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम अपने फ्रंट यार्ड यानी अपनी आधुनिक सभ्यता, अपने चमकते शहरों और घरों को तो एकदम साफ सुथरा और विकसित रखते हैं, लेकिन जो हमारा बैकयार्ड है यानी हमारी प्रकृति, उसे बुरी तरह प्रदूषित कर दिया गया है, उसका शोषण किया गया है और उसे बस सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। हम ये भूल गए हैं कि बैकयार्ड के बिना हमारा फ्रंट यार्ड भी सुरक्षित नहीं रह सकता। और अंत में ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर पृथ्वी ही हमारे जीवन का एकमात्र स्रोत है, तो जब ये लहूलुहान होती है तो हमें दर्द महसूस क्यों नहीं होता? इंसानों की सहानुभूति दूसरे इंसानों के लिए तो बहुत गहरी होती है, लेकिन उस प्रकृति के लिए ये सहानुभूति कहाँ गायब हो जाती है जो हम सबको जिंदा रखे हुए है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।